नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी कहानी की जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती। ये कहानी है उन गुमनाम हीरोइनों की जिन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर के एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य से कैसे लड़ा जाए जिसके पास सब कुछ है, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। ये सवाल उस दौर का सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब मिला महात्मा गांधी के एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार में, अहिंसक असहयोग। एक ऐसा हथियार जो बंदूक और गोलियों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1920 के असहयोग आंदोलन की। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पता है क्यों? क्योंकि इसी आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई को कुछ बड़े नेताओं के दायरे से निकालकर गली-गली, घर-घर तक पहुंचा दिया। ये एक जन आंदोलन बन गया था। तो सवाल ये है कि ये जो पूरे देश में आंदोलन की आग फैली, इसकी चिंगारी कहाँ से आई? इसकी 3 बड़ी वजहें थी। सबसे पहली, जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार जिसने हर भारतीय के दिल में एक घाव छोड़ दिया। दूसरा था दमनकारी रॉलेट एक्ट, मतलब एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजों को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का हक देता था। और तीसरा, खिलाफत आंदोलन, जिसने उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल पेश की। इन तीनों ने मिलकर, सच पूछिए तो पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ गुस्से या भावनाओं का उबाल नहीं था। नहीं, इसके पीछे गांधी जी की एक बहुत ही सोची समझी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। एक ऐसी योजना जो बिना एक भी हथियार उठाए अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला सकती थी। तो गांधी जी का प्लान क्या था? बिल्कुल सीधा और साफ। उन्होंने कहा, विदेशी सामानों का बायकॉट करो, खासकर कपड़ों का। सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, अंग्रेजों से मिली उपाधियां और सम्मान वापस करो और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों को ये दिखाना कि हम आत्मनिर्भर हैं और उनके बिना भी देश चला सकते हैं, और इस तरह उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ठप कर देना। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बड़े नेताओं और उनकी रणनीतियों की नहीं है। चलिए अब इस कहानी का रुख एक ऐसी तरफ मोड़ते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हम चलते हैं बुंदेलखंड और जानते हैं उन गुमनाम हीरोइनों के बारे में जिनकी योगदान को इतिहास अक्सर भूल जाता है। हम इतिहास में अक्सर कुछ गिने चुने बड़े बड़े नाम ही सुनते हैं, है ना? लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि आज़ादी की असली लड़ाई उन अनगिनत लोगों ने लड़ी थी जिनका जिक्र तक हमें कहीं नहीं मिलता। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन महिलाओं की लड़ाई एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर थी। डबल स्ट्रगल। एक तरफ तो वो अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ रही थीं और दूसरी तरफ अपने ही समाज की बेड़ियों से। वो समाज जो उन्हें पर्दे में रखता था, घर की 4 दीवारी में कैद, बाल विवाह, पढ़ाई लिखाई पर रोक, पब्लिक लाइफ में तो कोई रोल ही नहीं था। सोचिए, इन सब बाधाओं को तोड़कर सड़क पर उतरना अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि इन महिलाओं ने आखिर किया क्या? बहुत कुछ। उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों को ही पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का, मतलब राजनैतिक विरोध का हथियार बना लिया। उनका हर एक छोटा कदम इस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन को ताकत दे रहा था, उसे जिंदा रखे हुए था। और उनका योगदान कई तरह का था, जैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, दुकानों के बाहर धरना देना, घर घर में चरखा चलाकर स्वदेशी यानी खादी को बढ़ावा देना, आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा करना और तो और जुलूस निकालना। मतलब ऐसा कोई मोर्चा नहीं था जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज ना कराई हो। चलिए इनमें से कुछ चेहरों को जरा करीब से जानते हैं। झांसी की रामदुलारी देवी, हमीरपुर की भगवती देवी। हर एक नाम के पीछे एक पूरी कहानी है। कोई टीचर थी जिसने देश के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, तो कोई रानी थी जिन्होंने अपनी शाही ताकत का इस्तेमाल आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हिम्मत और साहस की जिंदा मिसालें हैं। लेकिन इस हिम्मत की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, उनके अपने समाज ने उन्हें ताने दिए, उन्हें अलग थलग कर दिया। और शायद सबसे दुख की बात यह है कि इतिहास की किताबों ने भी उनके जबरदस्त योगदान को वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थीं। तो फिर इस आंदोलन का आगे क्या हुआ? ये अचानक रुक गया। लेकिन इसका रुकना कोई हार नहीं थी, बल्कि ये तो आज़ादी की मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में एक जरूरी पड़ाव था। हुआ ये कि फरवरी 1922 में
चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और इसी वजह से गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। जाहिर है, इस फैसले से बहुत से लोगों को निराशा हुई, उन्हें धक्का लगा, लेकिन ये अंत नहीं था। इसके बाद जो दौर आया उसे इतिहासकार वैचारिक मंथन का दौर कहते हैं। मतलब ऊपर से तो सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय राजनीति में आने वाले बड़े तूफानों की, बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार हो रही थी। और देखिए ये सब कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। 1922 में असहयोग आंदोलन ने जो चेतना, जो जागृति पैदा की, उसी की वजह से 1927 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में विरोध की लहर उठी और फिर यही लहर और बड़ी होकर 1929 में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग में तब्दील हो गई। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरे दशक की कहानी को बड़े खूबसूरत तरीके से बयां करती है। ये वो दशक था जब भारत ने अंग्रेजों से रियायतें मांगना बंद किया और पूरी ताकत से अपना हक मांगना शुरू कर दिया। और ये मुमकिन हुआ उन अनगिनत गुमनाम योद्धाओं की वजह से, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं की वजह से जिन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और आज़ादी की सबसे बुलंद आवाज़ बनी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी कहानियां दफन होंगी, है ना?